2 दिन पहले पीएम मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा था, जो कई मायनों में अहम था। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। क्योंकि राज्य में चुनाव नजदीक हैं, तो पीएम मोदी का ये दौरा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल, आप प्रवक्ता संजय भट्ट और यूकेडी प्रवक्ता मीनाक्षी घिरलियाल जी। आज ये सब लोग मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी का 2 दिन पहले केदारनाथ का दौरा था, जहां पर उन्होंने लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। लेकिन इस बीच केदारनाथ दौरा काफी ज्यादा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुकी है मीनाक्षी घिरलियाल जी, यूकेडी प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी। तो इन्हीं के साथ चर्चा को शुरू कर लेते हैं। सुजाता पॉल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब केदारनाथ धाम में पीएम मोदी का जो दौरा है वो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई 2022 के चुनाव नजदीक हैं और जैसे में पीएम मोदी का दौरा केदारनाथ का था, तो क्या ये वाकई एक चुनावी स्टंट था? देखिए, निश्चित तौर पर ये धार्मिक दौरा तो था नहीं, अध्यात्म का दौरा तो था नहीं। अगर आध्यात्मिक का दौरा होता तो हम स्वागत करते, मगर सच्चाई ये है कि ये राजनीतिकरण धर्म का था। और प्रधानमंत्री मोदी जो अभी तक बता रहे थे विकास और सबका साथ और विश्वास, ये सब कहाँ था? अब वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। मगर जब तक ये हराए नहीं जाएंगे तब तक महंगाई नहीं जाएगी, बेरोजगारी नहीं जाएगी। सच्चाई ये है कि जो कुछ उन्होंने किया केदारनाथ में, उन्होंने अपनी पीठ कहाँ करी? मंदिर की तरफ। कभी सुना आपने? आप मुझे बताइए राखी, कि हम जब मंदिर जाते हैं तो कैसे बाहर निकलते हैं? पीठ पीछे करके, पीछे पीछे चल के चलते हैं या नहीं चलते? या मैं कोई नई बात बता रही हूँ आपको? सच्चाई ये है कि इस सरकार ने जिस तरीके का कार्य किया है पिछले पूरे 4.5 पौने 5 साल, मोदी जी जो है आज केवल उन्हीं को बचाने के लिए नहीं आए, परंतु साथ ही जहां अन्य राज्यों में चुनाव है उनके लिए भी आए। बताइए ना, एक मूर्ति लगाई जाती है समाधि पे, कभी आपने मूर्ति देखी? ये मैंने पहली बार देखा है। मैंने इस बारे में पहले नहीं बोला क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि क्या समाधियों पे मूर्तियां लगती हैं। मुझे कोई समाधि ऐसी मैंने अपना स्टडी जो किया है उसमें नहीं निकल के आया है। तीसरी बात, जिस तरीके से सुजाता पॉल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन एक बार सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। संजय भट्ट जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं जी। संजय भट्ट जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि केदारनाथ धाम में जो पीएम मोदी का जो दौरा था, ये आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या वाकई आपको लगता है कि केदारनाथ का जो दौरा पीएम मोदी का था वो चुनावी स्टंट था? जी राखी जी, देखिए बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधा सीधा एक उन्होंने कहा तो ये कि ये मोदी जी का धार्मिक दौरा है, उसका व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर सब कुछ किया गया, चाहे वो हमारी परंपराओं को तोड़ा गया हो, गर्भगृह की फोटो खींची गई हो, वहां से लाइव किया गया हो, या फिर किस प्रकार से वहां हमारे केदारनाथ धाम के बाहर कुर्सियां लगाकर उनकी तरफ, भगवान की तरफ पीठ कर मोदी जी और अन्य नेतागण बैठ गए और उसके बाद वहां से पूरा चुनावी भाषण ही एक तरह से दिया गया। वो सब बातें जाहिर करती है कि ये सीधा एक चुनावी दौरा था मोदी जी। सुजाता पॉल जी, अभी आपने सुना जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये छोटी मानसिकता है, जिस तरह से अपनी वीडियो उन्होंने केदारनाथ मंदिर में बनाई, जिस तरह से अंदर मंदिर के अंदर, गुफा के अंदर जिस तरह से वीडियो बनाई, वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। तो क्या वाकई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसी वीडियोस आई हैं सामने मंदिरों की, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है? जी सुजाता पॉल जी, क्या जी कोई वीडियो प्रधानमंत्री माता जी को लेकिन हमारे खिलवाड़ किया है, गर्भगृह जाते हैं जब आदि की मूर्ति के पास कैमरा वाले को मत क्या बिना कैमरे को जी सुजाता पॉल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन
लेकिन अभी मीनाक्षी जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है केदारनाथ धाम पर पीएम मोदी के बारे में। जिस तरह से पीएम मोदी का दौरा था केदारनाथ धाम को लेकर और जिस तरह से लगातार ये विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई आस्था को जोड़कर देखा जाए इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जब जी धर्म की बात हो तो धर्म की बात में किसी पे भी शक नहीं किया जाता, क्योंकि आप देख के बता सकते हो तो राजनीति है या जी लेकिन जब आप तो प्रधानमंत्री एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री जी। तो जब आप देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाके जी 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 मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आऊंगी, सुजाता पोल से जवाब ले लेते हैं। जी सुजाता पोल जी, बोलिए। जी देखिए, आप ये जो बात कर रही है ना कि 400 करोड़ की विकास परियोजनाएं योजनाएं, मुझे बताइए कि केदारनाथ का विकास करने के बारे में अब याद आया मोदी जी को? इसके पहले सो रहे थे। ये सब सोते रहते हैं, कुछ नहीं है इसमें, और केवल हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही हो रहा है आज इस देश में। और सच्चाई ये है कि पंडा पुरोहित जो इनके विरुद्ध नामबंद है, उनसे वार्ता क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बुलाया? आपको मालूम है पुष्कर सिंह धामी ने ये वादा किया था कि हमारे पंडा पुरोहितों की वार्ता कराई जाएगी प्रधानमंत्री जी से, मगर वो नहीं कराया गया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका विरोध किया था पंडा पुरोहितों ने। दूसरे व्यक्ति जिनको नोटिस नहीं कर रहे लोग, वो है सतपाल सिंह रावत, जिनको आप महाराज बुलाते हैं। वो महाराज नहीं है, और बाबा केदार ने कह दिया कि मेरठ प्रांगण में तुम दोनों तो आओगे नहीं। ऐसी दुर्गति कभी किसी की हो सकती है? इनको अधर्मी कह रहे हैं हमारे पंडा पुरोहित देवस्थानम बोर्ड के बारे में। और मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, केदार सभा अध्यक्ष ने उनसे सवाल किया था, मगर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। और केदार सभा के अध्यक्ष विनोद प्रसाद शुक्ला ने उनसे ये बात कहा था कि देवस्थानम बोर्ड आपने क्यों बना दिया, ये क्या कर दिया? उसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी याद रखें कि जो मूर्ति उन्होंने बनाई है, समाधि में लगाई है ना, उसकी भी परछाई उनके ऊपर पड़ रही थी। वो नहीं दिख रहे थे, वो रोशनी में नहीं दिख रहे थे, वो परछाई में ही दिखेंगे और हमेशा दिखेंगे, क्योंकि वो भगवान से बड़े नहीं हो सकते। और जो कुछ आज हो रहा है देश में, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। मेरे पीछे देखिए, बैठे हैं बच्चे यहाँ पे विरोध कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी का, विरोध कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का, शिक्षक बैठे हुए हैं। सुजाता पोल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। संजय भट्ट जी, जिस तरीके से आपने सुना सुजाता पोल जी ने जिस तरह से केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के आने को किस तरीके से चुनावी एजेंडा बताया और साफ साफ ये कहा कि मोदी जो है पीएम बनने के लायक ना तो हैं ना कभी हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कितना दम है सुजाता पोल की बातों में? देखिए, सुजाता पोल जी की बातों का जवाब तो सुजाता पोल जी ही दे सकते हैं या फिर कांग्रेस दे सकती है। मैं इतना कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस जिसे वो धार्मिक शासन कह रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक भाषण का पूरा उसने पंडा पुरोहितों की, हमारे हाथ हकूकदारियों की, हमारे तीर्थ पुरोहितों की तारीफ तो खूब की, लेकिन 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पे एक शब्द नहीं बोले। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के लिए हमारे पुरोहित गण, हमारे हक हकूकदारी लगातार कंटिन्यू अपने आंदोलन पर अग्रसर है, और उन्होंने यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक को वहां से अंदर नहीं आने दिया। यहाँ तक बात पहुंच गई है, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही है, तो लोग उन मंदिरों की जो पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आज उनके हाथ हकूक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए छीन लेना चाहती है क्योंकि वहां से इनको दिखाई दे रही है कि मोटी कमाई है। और आपने देखा ही होगा इन सरकारों का क्या रहा पिछले 21 सालों में, जहां कमाई होती है वहां से कमाई किसी तरह से उस पर बैठ जाओ कुंडली मारकर और उसमें से कमीशन खोरी करते रहो। भाई कमीशन खोरी के लिए अब ये वहां पहुंच गए, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड बनाकर। दूसरी तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक बार आ गए, गृह मंत्री जी 2 बार आ गए, लेकिन जो आपदा आई जिसमें 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बताया, उस पर एक शब्द भी न बोलना, ये क्या दर्शाता है कि
माननीय प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, इन दोनों को उत्तराखंड के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला उस पर। जी जी जी। लेकिन इस बीच एक राहत भी तो जनता को मिली है पेट्रोल और डीजल की। अगर हम बात करें तो जिस तरह से चुनाव से पहले, क्योंकि भारत में कई जगहों पर उपचुनाव भी हुए जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, तो उस डर से भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने महंगाई को कम करने का काम किया है, पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की है, तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए ये कहना ही गलत है। 2014 के इलेक्शन के दौरान जब बाबा रामदेव जी ने कहा था कि मैं 6 महीने तक अपने पतंजलि योगपीठ नहीं जाऊंगा, पूरा प्रचार करूंगा मोदी जी का, तो उन्होंने खूब प्रचार किया था कि मोदी सरकार आते ही 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो कहाँ है वो 35 रुपए लीटर पेट्रोल? वो उसका तो एक बिल्कुल तिगुने से चौगुने के करीब 122 रुपए लीटर तक भारत में पेट्रोल बिक रहा है। तो 35 रुपए कहा गया था, तो वो 35 रुपए लीटर कहाँ है? क्या सरसों का तेल 220 रुपए लीटर कभी सुना है? एक 65-70 रुपए लीटर जो सरसों का तेल और रिफाइंड होता था, 65-70 रुपए लीटर जी, वो आज सीधे 220-200 रुपए लीटर तक पहुंच गया। कहाँ महंगाई कम हुई है? दूसरी चीजों की भी बात कर लीजिए आप, प्याज की बात कर लीजिए, टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, गोभी 70 रुपए किलो बिक रही है, 80 रुपए का एक गोभी का फूल मिल रहा है। तो ये सब चीजें, महंगाई बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है उसने डीजल के दाम बढ़ाए। क्योंकि डीजल जो होता है, चाहे वो बुआई की बात हो या फसल में ट्रैक्टर चलता है बुआई के लिए, काटने में चलता है, टुल्लू पंप पानी खींचने में चलता है, सब में डीजल लगता है। या फिर जब खेत से अनाज उठा के, सब्जियां उठा के मंडी तक पहुंचाई जाती है, उसमें भी डीजल लगता है। फिर वो मंडियों से विभिन्न जिलों में पहुंचाई जाती है, उसमें भी डीजल लगता है। सारे में डीजल की खपत होती है। डीजल के दाम जितने जितने बढ़ेंगे उतने सब्जियों के, अनाज के, फल के दाम बढ़ेंगे। और राखी जी आप हो, मीनाक्षी जी हो, सुजाता जी हो, सब गृहिणी है, सबके जेब कटेगी। जी जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी जी संजय भट्ट जी आपके पास भी आऊंगे। मीनाक्षी जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं राज्य में, तो ऐसे में क्या लगता है जनता को कितनी राहत हुई है? और ये दाम करने का जो एक कहा जाए चुनावी स्टंट के तौर पर भी जनता इसे देख रही है और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को यही कह रहा है कि एक चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों को जिस तरह से केंद्र ने कम किया है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को होगा? जी, क्या ये एक चुनावी स्टंट है, मतलब चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है, इससे आप कितनी सहमत हैं कि ये बीजेपी के हित में जाएगा आगामी चुनाव में? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो महंगाई की अगर हम बात करें तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीजों पे भी ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ता है, बाकी चीजें भी बढ़ जाती हैं जी। अब आपने तुरंत आपने देखा कि उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, तो कैसे जनता को बरगलाया जाए, क्योंकि बीजेपी हमेशा जनता को बरगलाने का ही कार्य करती है जी। जब ये अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर सकती है, यानी कि ये चीजें पहले भी होती, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी चीजों के दामों में इजाफा हो गया। आप देखेंगे टिकट बढ़ गई, बाकी जो सब्जियों के दाम है, किसी और मटेरियल के दाम है, वो सब बढ़ गए। लेकिन अब आपने पेट्रोल और डीजल का दाम तो कम कर दिया, लेकिन जो बाकी चीजों के बढ़े हुए दाम है आप देखेंगे वो कम नहीं होंगे, वो कम हो ही नहीं सकते। बेसिकली जो ये प्रोडक्ट होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, इनका दाम बैक उसमें नहीं आता। जैसे अगर बस के टिकट की बात कर ले, तो टिकट बढ़ा दिया जाता है 2 रुपए 5 रुपए, तो वो कभी भी चाहे पेट्रोल अब 5 रुपए कम करे या 7 रुपए कम करे, वो जो टिकट का दाम है वो नहीं बढ़ेगा। यानी आपने बाकी चीजों में जो महंगाई, मतलब इस चीज को आपको जो शुरू में कंट्रोल करना चाहिए था, आप इंतजार करते रहे कि कब हम चुनावी मोड में जाएंगे और सब जनता को बहकाने के लिए या भ्रम में डालने के लिए किस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे। जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है, तो महंगाई पर किस तरह से आम आदमी पार्टी कंट्रोल करेगी? देखिए राखी जी, आम आदमी पार्टी का जो कैरियर रहा है या जो सिटी मॉडल केजरीवाल मॉडल रहा है जी, हमने गृहिणियों को, जनता को उनकी जेब पे जो डाका पड़ता है उसमें राहत देने की कोशिश दिल्ली में की है। और इसीलिए दिल्ली में लगातार 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने उन्होंने लगातार चुना है। आप देखिए, अगर आपको दिल्ली में जिस प्रकार से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो आपके 2000 रुपए का बिजली का बिल हर महीने आपको राहत मिल जाती है जेब में। जिस प्रकार से
महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, तो उस सफर फ्री होने से भी महिलाओं को राहत मिलती है। अभी 1-1.5 महीने पहले ही 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। तो जब उनकी फीस फ्री हो गई, अगर किसी का एक बच्चा भी है तो कम से कम फीस जो है वो 2,500 रुपए है। 2,500, 3,000, 5,000, उससे ऊपर भी है प्राइवेट स्कूलों में फीस। तो वो अगर एक बच्चा है तो 2,500, 2 बच्चे हैं तो अब ये सोच लीजिए, यानी मोटा 5,000 रुपए फीस के भी गृहिणी को बचते। इसी प्रकार से अगर किसी का एक्सीडेंट दिल्ली में हो जाता है तो उस जिसका एक्सीडेंट होता है उससे 1 रुपए से लेके करोड़ों रुपए तक जितना भी खर्च आएगा वो दिल्ली सरकार उठाती है। उस समय भी, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट भगवान न करे हो, लेकिन होता है, और उत्तराखंड में तो आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो उस समय हालत खराब हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटलों का आपने यहाँ देखा ही है, उत्तराखंड में हाल कैसे बद से बदतर है, लेकिन दिल्ली में वो राहत मिली है। तो उस समय लोग अपनी गाड़ियां, जेवर, बर्तन बेच देते हैं अपने परिवार के व्यक्ति को बचाने के लिए, तो वो राहत भी मिली। इतने प्रकार की राहत जब एक व्यक्ति को मिलेगी, एक परिवार को मिलेगी, और अगर 10 से 15 हजार रुपए महीने की राहत किसी परिवार को मिलती है तो महंगाई का बोझ एकदम, हम ये तो नहीं कहेंगे कि महंगाई नहीं उनके लिए असर करती है, लेकिन उनका जो वो असर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब तो जनता ये उम्मीद लगा ली कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं महंगाई से काफी हद तक छुटकारा पाएगी। जी, ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, एकदम महंगाई तो क्योंकि सेंटर के हाथ में है, अगर वो डीजल के दाम बढ़ाएंगे लगातार तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली में राहत दी है, वो राहत हम यहाँ भी देंगे। हमने यहाँ भी कहा है कि 300 यूनिट बिजली हर महीने हम फ्री देंगे। मीनाक्षी भी आपने सुना, मैंने इनसे भी यही सवाल किया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती, क्योंकि चुनावी मोड है और यूकेडी भी पूरी तरह से कमर कस मैदान में उतर चुकी है। हालांकि यूकेडी अभी तक एक बार भी सत्ता पर नहीं विराज पाई है। हालांकि यूकेडी ने उत्तराखंड को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जब यूपी से उत्तराखंड बना तब यूकेडी के कार्यकर्ता जो काम किया करते थे, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में भी राज्य की जनता ने यूकेडी को अपना प्यार नहीं दिया। तो क्या इस बार यूकेडी की रणनीतियां होंगी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की? देखिए, क्या होता है कि जब नया राज्य बना तो सभी को जो बिरयानी पसंद है वो अपने घर के दाल चावल को थोड़ा सा साइड देते हैं, बिरयानी पे। और बेसिकली हम 20 वर्षों में विश्वास किया कांग्रेस का पार्टी, क्योंकि वो नेशनल पार्टी थी, बड़ी इन पार्टी पे विश्वास किया कि कुछ बुरा होगा, इस राज्य पे जो राज्य बना वो जरूर पूरा होगा। हमने देख लिया कि इतना बने उन्हीं का भला हुआ, आम जनता थी भला हुआ। तो यूकेडी में आज दोबारा लोग विश्वास जताने लगे हैं कि तो मुल्क में मुद्दों की बात होती है, जो हमारे क्षेत्र मुद्दों की बात होती है, वो उत्तराखंड क्रांति दल ही कर रही है, लोगों पे विश्वास जताते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, फ्री की बातों पे विश्वास करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा पर बेहतर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर बेहतर काम करेंगे। कांग्रेस भी नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, बीजेपी भी नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, और यही कि जी देखिए, यूकेडी हमेशा से बात कर रही है अपने जल, जंगल, जमीन के अधिकार की। जी। जिस दिन अधिकार यहाँ के मूल्यवासियों को मिल जाएगा, उस दिन यहाँ की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जी मीनाक्षी जी, मैं आपका जवाब भी लूंगी, लेकिन संजय भट्ट की तरफ चलते हैं। जी संजय भट्ट जी, आपने सुना जिस तरह से यूकेडी और आम आदमी पार्टी, लगभग दोनों के ही जो मुद्दे हैं वो लगभग सेम ही हैं। तो ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में यूकेडी और आम आदमी पार्टी हाथ मिला सकते हैं? हमने यहाँ पर घोषणा की है कि 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देंगे हमारी सरकार आते ही। हमने यहाँ पर केजरीवाल जी ने आकर स्वयं बोला है कि अगर हमारी यहाँ सरकार आती है तो युवाओं को 5,000 रुपए महीना महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा और 1 लाख सरकारी रोजगार दिए जाएंगे। संजय भट्ट जी, मेरा सवाल ये था कि क्या भविष्य में यूकेडी और कांग्रेस हाथ मिला सकती है?
देखिए राखी जी, ये तो एक वो सवाल है, भविष्य का सवाल होता है जो इस प्रकार का सवाल है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में यूकेडी को 1% से भी वोट कम आया था, यानी 0.70% वोट आया था विधानसभा चुनाव में। ऐसे में यूकेडी की हालत ऐसी है ही नहीं कि वो कोई भी सीट जीत सके। तो अच्छा। इस सवाल में का कोई महत्व नहीं रह जाता उसके बाद। मतलब आपको लगता है कि यूकेडी की सपोर्ट आपको कहीं से कहीं तक नहीं चाहिए, क्योंकि यूकेडी की खुद की हालत ही बहुत खराब है। देखिए ये सत्यता है कि यूकेडी की हालत उत्तराखंड राज्य में खराब है, ये सत्यता है। इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 0.70% वोट यूकेडी को मिला है, ये सत्यता है, कोई मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है। ये तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जी मीनाक्षी जी बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाकर भट्ट जी, काशी सिंह एरी जी, प्रीतम पंवार जी, इन तीनों ने यूकेडी को खत्म किया है। यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, यूकेडी के नेताओं ने यूकेडी को खत्म किया। कभी वो बीजेपी के टिकट पे लड़ जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होकर मंत्री बन जाते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ शामिल होकर सरकार में मंत्री बन जाते हैं। संजय भट्ट जी, मीनाक्षी जी से जवाब ले लेते हैं। जी, ये जो इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, ये हमेशा से ही ये कार्य होता रहा है राष्ट्रीय पार्टियों का। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल, देखिए उस समय मीनाक्षी जी, हेलो, हाँ जी मीनाक्षी जी बोलिए। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए समर्थन देना जरूरी था, और उस समय भी इन राष्ट्रीय दलों ने बहुत से भ्रम फैलाए थे जी यूकेडी पार्टी को लेके। और आज जब सबको नजर आ रहा है कि यूकेडी की स्थिति बेहतर हो रही है, युवा उस पर विश्वास कर रहे हैं, यूकेडी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो लोग उनके मुद्दों पे विश्वास कर रहे हैं, जो इनके मूल निवासियों के लिए मुद्दे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मुद्दे हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। और जहां तक ये हाथ मिलाने की बात है, यदि राष्ट्रीय दलों से ही हाथ मिलाना होता यूकेडी को, तो आज अपनी स्थिति बेहतर कर लेती यूकेडी। लेकिन यूकेडी हमेशा से स्थानीय मुद्दों पे लड़ती आई है, और वो लड़ती रहेगी। उसके लिए उसे किसी राष्ट्रीय दल के साथ की जरूरत नहीं है। जी देखिए मैंने पहले भी कहा, हम लोग फ्री की बातें नहीं करते और ना फ्री की चीजों पर विश्वास करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि यहाँ के मूल निवासियों को मूल निवास मिले सबसे पहले, क्योंकि हमारा मूल निवास खत्म हो गया है। और यूकेडी पे भरोसा ना करने का जो नुकसान है वो यहाँ की जनता ने उठाया है। और आज आप देखेंगे कि अन्य जगहों पे भी क्षेत्रीय पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और उन जो राज्य है उन राज्यों का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। इसीलिए आज यहाँ के लोग भी स्थानीय पार्टी को कोशिश कर रहे हैं कि स्थानीय पार्टी सत्ता में आए। लेकिन मीनाक्षी जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि फ्री की चीजों पर ना तो यूकेडी बात करती है और ना ही फ्री की चीजों की यूकेडी साथ देती है, तो क्या ये आप आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं जिस तरह से उन्होंने फ्री की बात कही है? बिल्कुल, आप देखिए जो कोई भी सरकार होती है वो फ्री का कभी भी जनता को कुछ दे ही नहीं सकती है। आप बताइए उसका इनकम सोर्स क्या है? वो जो भी उसके पास पैसा आ रहा है वो जनता के टैक्स से तो आ रहा है। जी। तो आप जनता के टैक्स को लेके आप जनता को फ्री का एक खिलौना पकड़ाते हैं। तो आप सोचिए उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है? संजय भट्ट जी, उसी राज्य के, उसी देश की जनता के ऊपर पड़ता है। जी इसी तरह से देखिए वही फ्री का बीजेपी जो है वही फ्री का नारा कि फ्री वैक्सीन दिया गया, फ्री ये चीज दी गई, फ्री भोजन दिया गया। आपने फ्री दिया कहाँ से है? आपने तो जनता की जेब से ही तो पैसा निकला है वो सारा, आप कहाँ से फ्री दे देंगे? ऐसे आने वाले समय में आप कहाँ से जनता को फ्री दे देंगे? इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है ताकि उनको फ्री की जरूरत जी। मीनाक्षी जी मैं आपके पास आऊंगी। जी संजय भट्ट जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मीनाक्षी गिल्डियाल जी ने जो अभी कहा कि फ्री की बिजली की बात की, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी मीनाक्षी गिल्डियाल जी जो अभी कह रहे थे कि हम फ्री की बात नहीं करते और आखिरकार जनता की जेब से ही निकाला जाता है जो फ्री का दिया जाता है। मीनाक्षी जी, दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे, 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, अब 3 बार से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। और केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई दिल्ली में। और जिस स्कूल ने बढ़ाने की कोशिश की उसे नोटिस दिया गया और फिर उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। दूसरी बात, जो आपकी बात है, कोई दिल्ली में नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो हमने जनता पर कहां से बोझ डाला? अगर हम कोई नया टैक्स लगाते जनता पर और उसके बाद फ्री देते, तब तो आप ये कह सकती थी कि भाई हमने कोई नया टैक्स लगा दिया है इसलिए हम फ्री दे रहे हैं। हमने दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
जो पिछली कमाइयां थी, जो पहले के वेट टैक्स है, उसी टैक्स में हम बचत कर रहे हैं। कैसे बचत कर रहे हैं? आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड में जब कोई पुल बन रहा होता है, सड़क बन रही होती है, तो उसको अब आप यही देख लीजिए, ISBT से लेकर और रिस्पना पुल तक जो सड़क बन रही है वो पिछले 9 साल से बन रही है। कितने साल से? पिछले 9 साल से 4.5 किलोमीटर सड़क देहरादून की राजधानी में बन रही है, आज तक नहीं बनी। उसका क्या होगा? रेट बढ़ता जाएगा, दाम बढ़ता जाएगा और उसकी लागत बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी। जबकि दिल्ली में क्या होता है, टाइम से पहले उस काम को कर लिया जाता है। 325 करोड़ का जो फ्लाईओवर होता है वो 250 करोड़ में बन जाता है और लगभग 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए उसमें बच जाते हैं, क्योंकि विद इन टाइम बनता है। और उत्तराखंड में क्या होता है, मैंने आपको बताया, तो यहाँ विद इन टाइम ना बनके टाइम ज्यादा लगाया जाता है। मैंने खुद RTI लगाई टिहरी की एक रोड पर, 11 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। टेंडर का मतलब हुआ कि बॉन्ड हो गया, ठेकेदार के साइन हो गए, अधिकारी के साइन हो गए, 11 करोड़ रुपए में सड़क बननी थी। भुगतान कितना हुआ? 28 करोड़ रुपए, यानी तिगुने के करीब। तो इस तरह से यहाँ के नेता और अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उत्तराखंड के भोली भाली जनता का टैक्स लूट कर खा रहे हैं। दिल्ली की सरकार वो टैक्स लूटने नहीं दे रही है, बचा रही है और जनता को वापस लौटा रही है। मीनाक्षी जी मेरे ख्याल से समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीनाक्षी जी, आपने सुना संजय भट्ट जी को, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरीके से विश्लेषण कर दिया अपनी बात का कि इस तरीके से हम टैक्स को बचाते हैं। मैं बहुत सी बातें नहीं सुन पाई, मुझे वॉल्यूम नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल है कि दिल्ली एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि बात उत्तराखंड की होती है, ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अगर हम दिल्ली की बात कर लें, चलो, तो वहां पे आप आए थे सत्ता में, लोकायुक्त की बात करके आए थे, कहाँ है लोकायुक्त? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आज वहां स्थिति, आज वहां की आप स्थिति देखेंगे, दिल्ली की स्थिति तो इतनी खराब है। आप बसेस में फ्री बसेस की बात की है, बसेस की ऐसी हालत हो गई है कि उनकी अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। वो बसेस इतने बुरे हालात में चल रहे हैं, मतलब एक आम आदमी लॉन्ग रन में, अगर आप फ्री की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में आम आदमी को नुकसान ही होता है फ्री वाली चीजों से, और वो जो है दिल्ली के लोग अभी भुगत रहे हैं। और अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है सर। यहाँ पे तो आप ये देखिए, हॉस्पिटल्स इतने दूर दूर जो है, हॉस्पिटल्स के लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाती है। आप वहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं वो बिना हॉस्पिटल सुविधाओं के, बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के मर रही हैं सड़कों पे। मतलब स्थिति जो है, आप वहाँ पे और यहाँ के डेमोग्राफी को सेम, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, आप उसको सेम कंपेयर करते हैं। कोई भी बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, आप सीधा दिल्ली तक पहुंच जाते हैं कि दिल्ली में ऐसा हुआ। यहाँ पे तो हमारे, आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं, उत्तराखंड सिर्फ देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार नहीं है, उत्तराखंड पूरा पहाड़ी एरिया भी है, जहाँ पे आज कई जगहों पर सड़क तक नहीं पहुंची है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पे डंडियों पे महिलाओं को लेके सड़क तक आना पड़ता है, हॉस्पिटल तक आना पड़ता है। जी संजय भट्ट जी, जवाब दीजिए। जो आपने कहा ना, पहली बात की बसों की हालत खराब है। आप दिल्ली में जाएंगे तो बसों की हालत, ऐसी बसें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बसें कर दी गई हैं, बहुत हालत बहुत अच्छी हो गई है बसों की। दूसरी बात आपने कहा कि जैसी बात होती है तो आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब आपने कहा कि फ्री का जनता से ही लेकर जनता को ही दिया जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस प्रकार दिल्ली में फ्री दिया जा रहा है, ना कि ये कि हाँ भाई कि दिल्ली में हमने ये कर दिया। तो उत्तराखंड भौगोलिक स्थिति 100% उत्तराखंड की और दिल्ली की बिल्कुल अलग अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली बिजली खरीदता है, 100% बिजली खरीदता है, खरीदने के बाद बिजली देता है। उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है, यानी वो बिजली राखी जी की है, मीनाक्षी जी की है, मेरी है, हमारे संसाधन है। टिहरी में जब टिहरी बांध बन रहा था तो कहा गया कि जब टिहरी बांध को जो 10,000 घर स्थापित हुए, इनको फ्री बिजली दी जाएगी मीनाक्षी जी, और आज तक एक यूनिट फ्री बिजली उन्हें नहीं दी गई। क्या उनके गांव, उनके घर, उनके मंदिर, उनके देवता, उनकी संस्कृति सब कुछ सरकार ने ले ली? उनका इतना अधिकार नहीं था? संसाधन तो हमारे थे जहां पर वो बिजली बन रही है। तो उत्तराखंड बिजली का किसान है, जो हालत किसान की देश में है वही हालत उत्तराखंड की। उत्तराखंड बिजली उत्पादक है, बिजली उत्तराखंड में बनती है और दूसरे राज्यों को बिजली बेची जाती है। समय की हमारे पास कमी है, तो फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहेंगे संजय भट्ट जी? यही कि जिस प्रकार से जो आज मुद्दा था, चर्चा थी कि मोदी जी जो आए
मोदी जी जो आए उनकी धार्मिक यात्रा बताई गई, लेकिन वो कहीं भी धार्मिक यात्रा नहीं थी, राजनीतिक यात्रा थी। साथ में उन्होंने जिस प्रकार से आपदा के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की, कुछ भी पैकेज उत्तराखंड को नहीं दिया, ये गलत है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नहीं बाहर के लोगों ने केदारनाथ पे काम किया, ये भी झूठ है, हमारे युवाओं का अपमान है। जिस प्रकार से उन्होंने गर्भगृह में फोटो खिंचवाई, लाइव टेलीकास्ट किया, ये हमारे चारों धाम का अपमान, महा अपमान है, हिंदुओं के धर्म का अपमान है। जी मोदी जी को सोचना चाहिए था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या उनके सलाहकार इतने निठल्ले और नाकारा हैं कि उन्हें कोई सलाह नहीं दे सकते कि उत्तराखंड की क्या तरीके हैं। अगर आप चार धाम में जा रहे हैं तो वहां अंदर फोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते। और देवस्थानम बोर्ड पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि हमारा पुरोहित समाज और हक हकूकदारी लगातार आंदोलन पर है। कि मोदी जी के जो सलाहकार है उत्तराखंड में वो निकम्मे और नाकारा थे। 3 मुख्यमंत्री निकम्मे नाकारा साबित हो गए, सलाहकार भी निकम्मे नाकारा है। मोदी जी को इस प्रकार की सलाह देने वाले भी गलत हैं, और मोदी जी ने जो कृत्य का अपमान किया हिंदू धर्म का, वो भी गलत। जी मीनाक्षी जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और अगर यहाँ पे कोई धर्म की बात कर रहा है तो कोई मुझे लगता है कि हल्ला नहीं मचना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है वो धर्म और हिंदुत्व ही है, और वो इसी को आगे करके सत्ता में आई है। लेकिन बीजेपी फेल वहां पे होती है जब वो विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन विकास के नाम पे वो बिल्कुल जीरो है। जी देखिए, मोदी जी ने आके यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे विकास होगा, यहाँ का पहाड़ का पानी और जवानी काम आएगी, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। तो मतलब जहाँ पे विकास की बात आती है वहां पे बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो जाती है। अब ये बताइए, मैं अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है, मुझे खुशी बहुत होती है कि वहां राम मंदिर बन गया, वहां पे 250 करोड़ दिए जलाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब वहां की जो जनता है वो उन दियों में से तेल निकाल के अपना घर चलाने के लिए तेल लेके जा रही है। तो सोचिए, आप हंगर इंडेक्स की बात कर लीजिए, हमारा जो देश है वो 101वें स्थान पे है, पाकिस्तान और भूटान हमसे बेटर स्थिति में है। तो वहां पे हमें दुख होता है कि आप कब तक धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते रहोगे, जब इंसान को पहले रोटी चाहिए होता है, विकास चाहिए होता है, अपने को मूल सुविधाएं चाहिए होती है, जिसकी वे बात ही नहीं करते हैं। तो बीजेपी यहाँ पे पूरी तरह फेल है, और मुझे लगता है कि जनता जो है अब समझ रही है इन चीजों को, और डेफिनेटली जो है बहुत इन लोगों के लिए जो है 2022 नेगेटिव ही जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि चुनाव को लेकर किस तरह से पार्टियों की राजनीति और रणनीति जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और जिस तरह से पीएम मोदी का दौरा राजनीतिक दौरा भी कहा जा रहा है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा क्या वाकई पीएम मोदी का जो ये चुनावी स्टंट विपक्ष लगातार कह रहा है, तो क्या ये चुनावी स्टंट जनता के दिलों पर राज कर पाएगा, और क्या ये चुनावी स्टंट बीजेपी के हक में जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।